नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब मोदी सरकार हार गई है। सदन में कोई विधेयक पारित नहीं हुआ क्योंकि ये संशोधन विधेयक था महिला आरक्षण बिल से जुड़ा हुआ, जो कि सदन में 2/3 बहुमत न होने की वजह से पारित नहीं हो पाया, गिर गया। हालांकि सरकार को पहले से पता था कि उनके पास बहुमत नहीं है 2/3 सदन में इस बिल को पास कराने के लिए, लेकिन फिर भी ये अमेंडमेंट बिल लाया गया। विशेष सत्र बाकायदा इसके लिए बुलाया गया। अब मोदी सरकार जब ये बिल पारित नहीं करा पाई है, हार हुई है, नंबर गेम में आगे नहीं बढ़ पाई है, तो ऐसे में अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक है, हताश करने वाली है, या फिर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है 2029 के चुनावों को देखते हुए। और न सिर्फ 2029 के चुनावों को देखते हुए बल्कि आगे आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव से लेकर 2027 के यूपी चुनावों तक के लिए। तो किस तरीके से ये बिल जो पारित नहीं हो पाया अमेंडमेंट बिल, वो बीजेपी के लिए हार है या फिर मास्टर स्ट्रोक, आज इसी पर करेंगे हम सीधी बात। और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो पारित नहीं हुआ, उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके, महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। स्टैंड बहुत क्लियर है, पूरे अलायंस ने अपना स्टैंड बहुत बहुत क्लियर किया है और इस वोट से और भी स्पष्ट हुआ है कि हमारी मानसिकता में, हम मतलब मानसिकता नहीं, हमारी समझ में ये जो बिल लाया गया और ये जो 3 दिनों की चर्चा चली, ये महिला आरक्षण की नहीं थी, ये परसिमन पर ही थी। और इस पर हमने सबने अपने विचार बहुत स्पष्टता से व्यक्त कर लिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी, बट एवरी पार्टी of the India Alliance will say it very, very clearly. Bring that 2023 legislation which was passed, make whatever change you want to get it done by 2029, we will fully support it. बीते एक सप्ताह से अगर देखा जाए तो इस देश की राजनीति में, इस देश की सियासत में सिर्फ 3 ही शब्द हैं जो सुनाई दे रहे हैं: वुमेन रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन और सेंसस। और अभी जिस तरीके का माहौल बन गया है, ये अमेंडमेंट बिल पारित नहीं हो पाया, इसके गिरने के बाद ऐसा लग रहा है मानो जैसे सरकार विपक्ष के रोल में आ गई हो, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। बहरहाल कई सुरखते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज होगी सीधी बात।
क्या बीजेपी ने महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़कर खुद ही अपनी हार तय कर ली? क्योंकि जब 2023 में ये पारित हो गया था, इसमें पॉइंटर्स डाले गए, शर्तें डाली गई। दूसरा, क्या ये मोदी सरकार की रणनीतिक हार है या जानबूझकर खेला गया एक लंबा गेम, क्योंकि सरकार को पता था हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है? तीसरा, क्या दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति ने इस बिल को गिराया, क्योंकि एक नैरेटिव सेट हुआ, एक डर आ गया उत्तर वर्सेस दक्षिण का? चौथा, विपक्ष सच में महिला आरक्षण के पक्ष में है या सिर्फ सरकार को रोकने के लिए विरोध किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह की बयानबाजी की कि हम साथ हैं, लेकिन जो बयानबाजी और जो वोटिंग हुई उसको लेकर ये सवाल। पांचवा, क्या महिला आरक्षण अब और टल गया है, 2029 अभी दूर है? ये भी जानना समझना होगा और इसी को लेकर आज करने वाले हैं हम सीधी बात। तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज सीधी बात होगी। कई खास मेहमान होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर, संशोधन विधेयक को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर, सेंसस को लेकर, नैरेटिव बिल्डिंग को लेकर, तमाम फैक्ट्स पर आज बात होगी। किस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश हो रही है और जिस तरह की करंट सिचुएशन अभी आ खड़ी हुई है इस बिल के गिरने के बाद, या ये कहिए कि अमेंडमेंट के गिरने के बाद, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वाकई में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं? जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, महिलाएं किसके पक्ष में हैं, देश की जनता के बीच क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? इन्हीं तमाम बातों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कुमकुम भारद्वाज हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रत्ता पांडे हैं कांग्रेस की तरफ से। सर्वेश त्रिपाठी जी को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से। पूजा जैन जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है। सर्वेश त्रिपाठी जी बेचारे हर तरफ रोजाना महिलाओं के बीच में ही घिरते नजर आते हैं, तो सर्वेश त्रिपाठी जी इंतजार कीजिए, कमान संभालिए अपनी। पहले जरा महिलाओं का हम रुख करेंगे, वो सबसे पहले हैं आगे श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में। तो कुमकुम जी, सवाल आपसे ही, ये पहली बार है कुमकुम जी 12 साल में कि एनडीए सरकार कोई बिल, कोई अमेंडमेंट कुछ लेकर आई और संसद में वो पारित नहीं हो पाया। ये मिसकैलकुलेशन था या ओवर कॉन्फिडेंस था जो विशेष सत्र बुलाया गया, अमेंडमेंट पर चर्चा हुई, हल्ला हुआ और फिर ये गिर गया, धराशायी हो गया? कुमकुम जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिए पहले। मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं ये कहना चाहूंगी, ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है कि महिलाओं को आगे नहीं आने दें। यह आज से नहीं चल रहा है, ये आपने पहले भी देखा, जिस समय मनमोहन जी की सरकार में 2010 में राज्यसभा से यह बिल पारित हुआ और लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की क्षमता भी उस समय की सरकार की नहीं रही। हमने महिलाओं के लिए पहले भी, महिला एम्पावरमेंट की जब बात आती है तो हमने मोदी सरकार में सिलसिलेवार ढंग से, वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जितनी भी चीजों को आप देखेंगी, साथ साथ में हमने जब उनको लेजिस्लेचर में लाने का जब हमने संकल्प लिया तो 2023 में एक अधिनियम पास हुआ, पारित हुआ कि हम महिला को आरक्षण हम देंगे। आज के समय में जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, डिलिमिटेशन ये पहले, आज के समय में अगर आप मोनिका जी देखेंगी तो 1971 का जो पॉपुलेशन था उसके बेसिस पे ही आज 543 सीटें जो आपको देखने को मिल रहा है, वो 1971 के सेंसस के हिसाब से आज लाया गया था और वो आज सिलसिलेवार ढंग से जारी है, जिसको कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया था। और आज का जो वक्त है, उस समय जो पॉपुलेशन था, अगर मैं आपको बता दूं, अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन 1971 में था, 54.8 करोड़। आज देश की जनसंख्या कितनी है, हम सबों के बीच में है। फिर भी यह सरकार, इनकी इतनी समझ नहीं है कि उसके बाद से 2000 में कितना सारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत झारखंड बना, उत्तराखंड बना, आप सबों को, हम सबों को इस बारे में पता है, उत्तरांचल बना, लेकिन डिलिमिटेशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जब हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त में इसको SC ST हमने 543 को के फिगर को रिटेन रखा था और हमने SC ST का जो प्रोराटा बेसिस पे जो होना चाहिए था, उतनी सीटें हमने अप्रोक्सीमेटली, जो पहले 1973 में 79 था, उसको अमेंड करके हमने 84 किया था फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो 41 था उसको हमने 47 किया था।
इस सरकार का दादागिरी है, इस सरकार की माफ कीजिएगा, इस ऑपोजिशन की, राहुल गांधी की। जिस तरीके का भाषा शैली का वो प्रयोग करते हैं, आप हमने सबने सुना होगा कि मोदी का चेहरा दिखा, such sort of statement he uses कि मोदी का चेहरा देखा है। यह मोदी हमारे भारतीय जनता पार्टी में ना तो प्रियंका गांधी जैसी किसी की बहन बैठी हुई है, न ही सोनिया गांधी जैसी किसी की मां बैठी हुई है, न ही डिंपल जैसी किसी की पत्नी बैठी हुई है। और ये लोग आकर के इस महिला बिल का कंप्लीट विरोध करते हैं कि डिलिमिटेशन हम होने नहीं देंगे। तो 543 के ऊपर आपने SC ST का जो होना चाहिए था 2011 के सेंसस में, आपकी सरकार तो थी ना 2014 तक, 2014 के मई से विपक्ष ने कहा था कि डिलिमिटेशन होने नहीं देंगे। विपक्ष ने ये कहा, एक सेकंड कुमकुम जी, विपक्ष ने मेरे ख्याल से ये नहीं कहा कि डिलिमिटेशन होने नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा कि आप इसको अभी लागू कीजिए, आप डिलिमिटेशन का इंतजार मत कीजिए। ये विपक्ष का कहना था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रत्ना पांडे जी यही था। मोनिका जी बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि उन्होंने कहा आप इसको अभी लागू कीजिए। उनका कहना है कि 543 पे आप उसको लागू कीजिए। 543 से तो 1971 से चला आ रहा है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने क्यों इसको 543 पे लागू नहीं कर पाया? और सिर्फ आप इसको लोकसभा के टर्म्स में मोनिका जी नहीं देखिए, अगर वो अभी लागू करने की बात करते हैं तो 543 पे सिर्फ जो भी आएगा वो 180-81 सीटें सिर्फ लोकसभा में आएंगी। लेकिन अगर ये डिलिमिटेशन के साथ अगर ये पास हुआ होता तो नॉट ओनली लोकसभा, इसके साथ साथ देश के हर राज्य के विधानसभा में ये सीटें बढ़ती। ठीक है, ये सारी चीजें रोजाना हम सुन रहे हैं। राज्यसभा की ये सारी बातें पक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया, ये हमने संसद के भीतर भी देखा, संसद के बाहर बयानबाजी के तौर पर भी सुना, और हमने 2 दिन से इसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये बातें सुन भी रहे हैं। अभी जो मेरा मूल सवाल आपसे है, क्योंकि सरकार को जहां तक लगता है ये अंदाजा था कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है, क्योंकि ये संशोधन विधेयक था, इसे पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन फिर भी आप इसे लेकर आते हैं, बात करते हैं, विशेष सत्र बुलाया जाता है। ये जरा क्लियर कीजिए, क्या आपको वाकई में ऐसा लग रहा था कि विपक्ष साथ दे देगा? ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस था इस बात को लेकर, या कॉन्फिडेंट थे कि हाँ भाई विपक्ष साथ देगा ही देगा, या फिर एक मिसकैलकुलेशन नंबर गेम का हुआ है? मैं आपको बता दूं मोनिका जी, जो महिला कह सकती हैं यूपी में जाकर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो हमें उम्मीद थी कि बीइंग ए वुमेन, मेरे सवाल का मूल जवाब नहीं मिल पा रहा है। मेरे सवाल का कुमकुम जी बात को आपने पूरी बात कही, मैंने आपको पूरा समय दिया, मैंने आपको बिल्कुल नहीं काटा, लेकिन मुझे मेरे सवाल का मूल जवाब नहीं मिल पा रहा है। आप मेरे मूल सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये मिसकैलकुलेशन हुई? आप लोगों को पता था कि विपक्ष के वोट्स की जरूरत होगी, 2/3 बहुमत हमारे पास नहीं था, तो कुछ मिसकैलकुलेशन कहीं पर हो गई, या फिर आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ भाई विपक्ष साथ दे देगा और ये अमेंडमेंट पास हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी हार है, 12 साल में पहली हार आपके खाते में गई है। बिल्कुल नहीं, आप इसको बिल्कुल मोनिका जी हमारी हार ना देखें। एक हार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, गिरधर गुमांग जो जिस समय सीएम वो बन चुके थे उड़ीसा के, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक पॉइंट पर और सुनिए कुमकुम जी, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रही हैं मुंह के बल गिरेगी विपक्ष, ये मुंह के बल गिरेगा, पूरे देश में इनका विरोध होगा। आगे आने वाले चुनाव में जनता इनको बिल्कुल अपना आईना इनको दिखाएगी कि महिलाओं का जो वर्चुअल डिग्निटी है की कोशिश हो रही है। कुमकुम जी सुनिए 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 सुनिए, आप जिस तरीके से सवाल का जवाब देने से बच रही हैं और लगातार विपक्ष पर कटाक्ष कर रही हैं, हालांकि सरकार का काम है विपक्ष पर कटाक्ष करना और विपक्ष का काम है सरकार पर कटाक्ष करना, मैं मानती हूं, लेकिन जो मूल आंसर आप नहीं कर पा रही हैं क्वेश्चन का, वो ऐसा लग रहा है कि एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश हो रही है कि हर प्लेटफॉर्म से विपक्ष को गाली दी जाए, एक नैरेटिव बिल्ड हो कि हाँ भाई महिलाओं के विरोध में विपक्ष खड़ा है, हम महिलाओं के साथ हैं। कुमकुम जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता मोनिका जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बिल को पारित नहीं होने देना और इसको सीधे सीधे डिलिमिटेशन को चैलेंज कर देना कि हम नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने नहीं देंगे, आपको जो करना 543 में कीजिए, ना ही इन्होंने 543 में कभी किया है और इनको पता है कि ना हम होने देंगे। मुलायम सिंह यादव जैसे, लालू यादव जैसे लोग, इन्होंने ही तो अपोज किया था ना इस बिल को, जब 543 पे आरक्षण देने की बात हो रही थी महिलाओं को। तो पर कुमकुम जी आपने इसे डिलिमिटेशन से जोड़ा, विपक्ष की इस पर आपत्ति थी, तो क्या विपक्ष को नहीं ले पाए अपने भरोसे में? एक सेकंड, आप विपक्ष को क्या भरोसे में नहीं ले पाए
क्या एक सर्वदलीय बैठक की जरूरत आपको लगता है कि करनी चाहिए थी? विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए था कि विपक्ष जो आपत्तियां जता रहा है डिलिमिटेशन को लेकर, वो आपत्तियां उनकी दूर की जाए ताकि वोटिंग आपके पक्ष में आ सके। क्या कहीं कोई कमी हुई, कोई छूट हुई? मोनिका जी, क्या विपक्ष को महिलाओं के वोट की जरूरत नहीं है? क्या विपक्ष को ये ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं, जो देश की आधी आबादी है, उसको अपना जो अधिकार है वो तो क्या ये सबसे वोट बैंक की राजनीति है? खैर, लग यही रहा है। रत्ना पांडे जी से भी मैं पूछूंगी, कुमकुम जी से जो तमाम सवाल किए गए, ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो और वोट बैंक की राजनीति महिलाओं के इर्द गिर्द हो रही है। इस देश की सियासत महिलाओं के इर्द गिर्द इस समय घूम रही है। रत्ना पांडे जी, विपक्ष ने कहा ये काला दिन है, विपक्ष ने इसको डिलिमिटेशन से जोड़कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आपको कहाँ इतनी बड़ी कमी लगी कि सरकार के साथ जहां महिलाओं की बात थी, आप साथ आकर खड़े ही नहीं हो पाए? क्योंकि ये तो महिलाओं की बात है, और जब आप कह रहे थे हम महिलाओं के साथ है, महिलाओं के साथ है, तो एक कैसा साथ था कि अमेंडमेंट पूरी तरीके से गिर गया? आप सभी को नमस्कार। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम तो सरकार के समर्थन में खड़े हुए थे 2023 में। मेरी सीनियर नेता हैं सोनिया जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, और उस वक्त ही खड़गे जी ने सदन में खड़े होकर कहा था, माननीय मोदी जी, इंतजार की जरूरत नहीं है, तत्काल लागू कर दीजिए, ये संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो हम महिला सशक्तिकरण अभी तो फिलहाल जो बलात्कारी पार्टी बीजेपी बन चुकी है, इनसे ना सीखना चाहते। अब बात करती हूँ देश की महिलाओं की मार्केटिंग और पैकेजिंग करके अगर ये डिलिमिटेशन का सामान बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। इनका फ्रॉड, पैकेजिंग ही गलत थी। आपको आज भी और कल तक फ्रॉड किया गया है। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा था। मैंने अधिनियम मतलब होता है एक्ट। एक्ट तब बनता है जब वो नोटिफाई हो जाता है। नोटिफिकेशन तो कल परसों रात को किया गया, तो क्यों झूठ बोला जा रहा था देश की महिलाओं के साथ? आपाधापी में 15 तारीख की रात को नारी शक्ति अधिनियम का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो भी पोल खुल जाता कल। अगर ये तीनों तो गिरने तय ही थे, उसका नोटिफिकेशन ना किया होता तो वो भी गिर जाता जो फ्रॉड लाके बैठे थे। ये डमरू की दुकान है, डमरू सजा लेंगे, समय समय पे बजाते रहेंगे। अब रोना धोना पिटना चालू हुआ, जो आदत है। जीत तो पाएंगे नहीं, अब रोता नहीं तो मेरा भी सारी जगह हो। मुझे महिलाओं ने दुख दे दिया, मुझे कांग्रेस छीन ले गई। मैडम अनइंटरप्टेड बोली थी आप, मुझे बोलने दें। कुमकुम जी, सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपसे बहस नहीं करती, अभी अपना जवाब दे रही हूँ। आप बहस करिए ना, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। मर्यादा को ध्यान में रखना होगा। आपकी डिंपल जी सशक्तिकरण तक नहीं बोल पाती है, सशक्तिकरण बोलती है। बीवी छोड़ के भाग गया, एब्सटीन में नाम है। मर्यादा क्या होती है? आपके जो प्लीज डिबेट उधर लेकर जाए और ना ही पर्सनल कमेंट्स करें। जस्ट खत्म कीजिए। एब्सटीन में नाम है उस आदमी का। देश में मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था। प्रधानमंत्री की आंखों में क्या हो गया था? देश की प्रतिभावान महिलाओं को सड़क पर घसीटा जा रहा था। प्रधानमंत्री की आंखें कहां गई थी? किस मर्यादा की बात भारत में की जा रही है? 12 साल से महिलाओं की मर्यादा सड़क पे तार तार करने वाली पार्टी आज हमें महिला सशक्तिकरण सिखा रही है। कुमकुम जी, अरे थोड़ी शर्म रखिए। हर बार महिलाओं की आड़ में शकुनी चाल चलना कल से बंद कर देना। कंट्रोल में, और ये तो तय हो गया लैंग्वेज को कंट्रोल में रखना। तो इसीलिए यहाँ डायनेस्टी कल का दिन ना देखना पड़ेगा। डायनेस्टी ओवर हियर। You cannot dictate the terms. This country is under democracy. There is no monarchy. गलती नहीं है। You have to remember that. अपनी कांग्रेस की जो डायनेस्टी चली आ रही है, वो अब आपके गले में की फांस बनेगा। आप बिल्कुल इस बात को याद रखिए। देश की महिलाएं आपको आईना दिखाएंगी जब जनता के बीच में। जब आप जाएंगी, आपने क्या क्या हशरूम महिलाओं के साथ किया है, पूरी यही प्रियंका गांधी यूपी में जाकर कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पर आ जाते हैं प्लीज पर्सनल कमेंट से हटकर जरा टॉपिक पर आ जाते हैं। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल कमेंट से हटकर और बार पलटवार से हटकर टॉपिक पर आ जाते हैं।
रत्ना जी आप इसे की बेटी डिलिमिटेशन थी। से जोड़ना, प्लीज टॉपिक पर आ जाइए। रत्ना जी आप लोग इसे डिलिमिटेशन अगर से ये मुझे जोड़ने के बोलने लिए नहीं मना कर देंगी, रहे उल्टा थे। सीधा सुनने के लिए तैयार हैं। रत्ना जी प्लीज टॉपिक पर आ जाते हैं, ये पर्सनल पलटवार बाद में विषय पर आ जाते हैं। रत्ना जी आप लोग इसे डिलिमिटेशन से जोड़ रहे थे कि डिलिमिटेशन से नहीं इसे जोड़ना चाहिए, अलग से लागू कर दिया जाए, त्वरित लागू कर दिया जाए, डिलिमिटेशन से ना जोड़ा जाए। तो क्या कांग्रेस ने ये कोशिश की एक मुख्य विपक्षी पार्टी होते हुए, इस देश की सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए, कि सरकार के साथ बातचीत की जाए या अपनी बात रखी जाए कि आप 33% आरक्षण जो आप रखना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं बिना डिलिमिटेशन के, इस तरीके से भी तो लागू कर सकते हैं, ये भी तो मॉडल हो सकता है। आप क्यों डिलिमिटेशन का नारा लगा रहे हैं? क्या कांग्रेस ने कोशिश की? मोनिका जी, संविधान मेरे देश की परंपरा है, मैं संविधान पे बात करूंगी। मेरे नेता संविधान से चलते हैं। संविधान का आर्टिकल 80 से लेकर 82-83 तक परिसीमन की बात करता है। परिसीमन जबकि स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द डेमोग्राफी एज पर पॉलिटिक्स कब होगा? जब लेटेस्ट पॉपुलेशन होगी। कंडीशनल है, लेटेस्ट पॉपुलेशन। और ये बिल हम तो लाए नहीं थे, परंपरा की बात कर रहे हैं। संविधान कहता है सत्ताधारी बिल सर्वदलीय बैठक बुलाएगा। परंपरा तो तोड़ चुके हैं माननीय मोदी जी। पिछले 12 साल में जब ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर करा है तब याद आया कि अरे छूट गई, सर्वदलीय बैठक बुला लेता हूं। कोविड वैक्सीन में वैक्सीन सर्टिफिकेट छप गया तब याद आया अरे छूट गया, मैं सर्वदलीय बैठक बुला लेता हूं। इस बार भी पहले घोषणा कर दी कि मैं विशेष सत्र ला रहा हूं, फिर भूल गए कि चलो अरे सर्वदलीय बैठक छूट गई तो सर्वदलीय बैठक करा ली। जो नाटक चल रहा है देश में, सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। अब संविधान को, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तार तार करना है। कल तो संसद में ये सामने आ गया ना कि सामान्य वर्ग वर्सेस ओबीसी, बीजेपी ओबीसी विरोधी पार्टी है, खुल के आ गया। और बीजेपी खुद महिला विरोधी है, क्योंकि 2023 में जो आप बिल लाए वो 543 में आप मुझे क्यों नहीं देना चाहते? मैं बताती हूँ, क्योंकि पितृसत्ता आड़े आ रही। सावरकर का डीएनए है ना, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। पुरुषों के अधिकार में से वो सीटें कम हो जाएंगी, तो पुरुषों का तो अधिकार छीन ही नहीं सकते। राहुल हिंदू कोड बिल चलाने राहुल वाले और प्रियंका के ऊपर पीएचडी करने का इन्होंने आपकी कौन सी डायनेस्टी है? सरदार वल्लभ भाई को हटा करके आपकी कौन सी डायनेस्टी है? और सारा का सारा संविधान बदल के फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। फिर सोचेंगे कि विपक्ष के साथ संविधान की हत्या में शामिल हो जाए। क्यों हो जाए भाई? आपने करना है ना। मैं तो भारत की एक महिला की तरह कह रही हूँ, छोड़िए राजनीतिक डेकोरेशन पीछे रखती हूँ कि मेरी क्या पहचान है। मैं भारत की एक महिला हूँ। मैं कह रही हूँ माननीय मोदी जी, 2023 में आप जो बिल लाए उसे लागू कर दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, 27 में विधानसभा लड़ना चाहती हूँ। नहीं देंगे मुझे, मेरे हाथ में फिर झुनझुना। अगर कल वाली एक्सरसाइज करनी ही थी तो हाथ में यानी कि आपके अकॉर्डिंग सिर्फ एक चुनावी शिगुफा बनकर रह गया ये अमेंडमेंट बिल जिसकी बात हो रही है। सर्वेश त्रिपाठी का भी यहाँ रुक कर लेते हैं। आऊंगी कुमकुम जी, आएंगे आपके पास एक रिवर्ट लिया जाएगा, पहले सर्वेश। जस्ट फॉर 1 मिनट, ओके जस्ट फॉर 1 मिनट, ओके एक मिनट फटाफट, जस्ट फॉर 1 मिनट। जी बोलिए। मोनिका जी, इनकी इतनी समझ कम है कि ये 543 की बात कर रही है और इनको विधानसभा लड़ना है कहाँ? यूपी में। तो जब तक वो डिलिमिटेशन नहीं होगा, विधानसभा में सीटें नहीं बढ़ेंगी। इनकी समझ को देखिए, इनकी ये जिस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में केशवानंद भारती को देश के बाद से एन राय को 4 जजों को सुपरसीड करके जज बनाया गया था। इस जजमेंट के तहत खन्ना साहब को हटा करके उनको सुपरसीड करके एचएम बेग को जस्टिस बनाया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को तार करके 368 का यूज करके इन्होंने क्या किया? फाइनली इन्होंने खन्ना साहब को सुपरसीड किया और किसी और जज को राइट अधिकार दे दिया। इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जिसने बचाया था, उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन वाले जज को इन्होंने हटा करके किसी और को जज बनाया। ये आज बात
ठीक है, आप दोनों जरा रुकिए, मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए सर्वेश जी को भी पैनल में मैं इंक्लूड करूंगी, पूजा जी भी वेट कर रही हैं, आप दोनों इसी तरीके से बहस करते रहेंगे। ठीक है, रुक जाइए, वो एक एग्जाम्पल था कुमकुम जी। सर्वेश त्रिपाठी जी, जिस तरीके का माहौल बन गया है और जिस तरीके का वोटिंग गेम, नंबर गेम देखने को मिला, अमेंडमेंट धराशाही हुआ, आपको नहीं लगता ये महिलाओं के साथ एक तरह का इनजस्टिस है? जिस तरीके से कंडीशंस लग रही हैं, ये डिले हो रहा है, हर पार्टी ने अपनी अपनी बात कही, आप लोग कोटे में कोटा की मांग कर रहे थे, वो लोग डिलिमिटेशन की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी, सबके अपने अपनी विचारधारा। तो आपको नहीं लगता ये एक तरह का इनजस्टिस है और इससे लगातार डिले हो रहा है? एक मिलकर सहमति बनने की जरूरत है। मोनिका जी, यहाँ विद्यमान सारी महिलाओं को प्रणाम। और जो आपका सवाल है उस पे जो है इनजस्टिस हुआ है, बिल्कुल। इससे बड़ा धोखा इस जो 2 दिन का शो ऑफ हुआ है, इससे बड़ा धोखा सृष्टि के सृजन के बाद महिलाओं के साथ नहीं हो सकता जो किया गया है। तो ये निश्चित रूप से बहुत जो है बुरा था। ये बिल लाना जब 2023 है, बहुत बेसिक सी चीज है, इस पे बहुत बड़ी बहस की जरूरत भी नहीं है। कारण ये है 2023 में पास हुआ था ये बिल, महिला बिल जिसकी हम बात करें, डिलिमिटेशन बिल है। महिला बिल पास हो चुका है, उसको आज चाहे सरकार वो लागू कर सकती है। हम में से किसी ने उसका विरोध नहीं किया, ना विरोध किया जाना चाहिए कतई। 2023 में पास हुआ था, कोई विरोध नहीं हुआ था, महिला बिल लाना चाहिए। दूसरी बात, अभी हम बड़ी हैं, कुमकुम जी कह रही थी, बहुत सही बात थी कि जो पॉपुलेशन है वो 71 का था उस समय किया गया, अभी कर देना चाहिए डिलिमिटेशन। लेकिन जो बेसिक सी चीज है, आर्टिकल 81 एंड 82 क्लियरली स्टैब्लिश करता है, और हम उतना ही मांग रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है। हम कह रहे हैं कि आप आखिर किस पॉपुलेशन पे करने वाले थे ये, आप करिए। अगर अभी आप एक तरीका ये था ना, आप कह रहे हैं एक तरीका बहुत था, और इसको विपक्ष ने बार बार कहा कि एग्जिस्टिंग सीट्स पे आप लागू करिए, उसके बाद फिर आप जब सेंसस, आप कह ही रहे हैं कि 30 मार्च 2027 को आप लेके आ रहे हैं, तो सेंसस के आंकड़ों पे आप बढ़ा लीजिए इसको, आप उसका डिलिमिटेशन कर लीजिए, सेंसस लाइए, जातीय जनगणना भी शुरू हो गई, माननीय गृह मंत्री जी ने कल कहा है ये। तो हम तो जो आप कह रहे हैं वही मांग भी वही रहे थे। तो ये आप अगर नियत होती तो आप कर लेते, आपकी नियत थी ही नहीं, आपके पास नंबर्स नहीं थे, बहुत क्लियरली नंबर्स नहीं थे। 278, अगर आप खुद ही अभी अल्पमत में है, भाजपा पूरी बैसाखी पे सरकार चला रही है, किसके भरोसे? अगर आपको ये केवल नाटक करना था, ये दिखाना था, और महिलाओं को फिर से एक उम्मीद 2023 से 26 तक लग क्यों रहा है, आपको उसको इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए था। कारण बता दें इतना डिले क्यों हो रहा है, मुझे बस भाजपा ये कारण बता दे कि ये डिले क्यों है, क्यों अब तक नहीं कर लिया गया। और जो शर्तों, जो बातें थी, डिलिमिटेशन आप कर लीजिए ना, आप सेंसस ले आइए। आप जो फ्रीज्ड है 71 के सेंसस पे करेंगे कि 11 के सेंसस पे करेंगे? 11 को हुए भी 15-16 साल हो गए हैं, अभी क्या स्थिति है किस स्टेट की, आप क्यों करना चाहते हैं ये तो जस्टिस है ही नहीं ना, महिलाओं के साथ एक्चुअल जस्टिस ही नहीं है आप जो करना चाह रहे हैं। तो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि वो एग्जिस्टिंग पे, आज हो सकता है प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर में बोले, मैं अपील भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि वो आके कहने की जो एग्जिस्टिंग है उस पर हम लागू कर रहे हैं। वैसे भी अभी प्रधानमंत्री अपनी बात भी रखेंगे, लगभग 8:30 बजे का समय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। घोषणा कर दें, उनको घोषणा कर देनी चाहिए, कोई नहीं रोकेगा, क्यों रोका जाएगा? आप जो एग्जिस्टिंग है उस पर लागू करिए, वो तो पास है ना, महिला बिल तो पास है, उस पर किसी को विरोध नहीं है, आप उसमें क्यों जबरदस्ती का डिले क्यों करना चाह रहे हैं? लेकिन उसमें कंडीशन भी तो थी, उसी कंडीशन पे तो चर्चा थी, वही तो अमेंडमेंट की बात थी, क्योंकि जब पारित हुआ तो उसमें कंडीशन थी ना। कंडीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। सेंसस आप बताइए ना, प्रैक्टिकल चीजें 15 साल पहले के सेंसस अगर 11 पे भी करेंगे आप, 15 साल 16 साल में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप किस सेंसस पे करने वाले हैं वो? आप करिए, हम आपकी देखिए, भाजपा पे सरकार, किसी देश के किसी नागरिक को या विपक्ष को कम से कम बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वेश जी जो हम बात कर रहे हैं और जो आपने यहाँ पर रखा है, इसका जवाब कुमकुम जी से लिया जाएगा, पूजा जैन जी से भी इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और फिर इस चर्चा को इसी विषय के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुमकुम भारद्वाज, डॉक्टर रत्ना पांडे, सर्वेश त्रिपाठी, पूजा जैन आज हमें ज्वाइन किए हुए हैं सीधी बात में चर्चा के लिए। सर्वेश त्रिपाठी के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर फटाफट से पूजा जैन जी के पास हम जाएंगे। सर्वेश त्रिपाठी जी, आपने सीधे तौर पर जो पॉइंटर उठाया कि इसे तुरंत लागू कर दिया जाए, अमेंडमेंट क्यों लेकर आए, क्या यही पॉइंट है? बिल्कुल, देखिए बात यह है कि आप एक चीज के वेल में दूसरी चीज नहीं इंप्लीमेंट करा सकते। आपकी विश्वसनीयता जो है वो ऑल टाइम लो है, आप जो कहते हैं वो नहीं करते। आपने 100 दिन छुट्टी के जवानों को बोला था, आज तक नहीं किया।
आपने ओल्ड पेंशन के खिलाफ खड़े हो गए, अब जवानों के। कोई भी चीज जो 2023 में हमें उम्मीद थी जब ये पास हुआ कि इम्प्लीमेंट होगा, आज तक हो नहीं पाया। आप अगर करना चाहते, आपकी नीयत साफ रहती, अब तक कर चुके होते। तो आप बिना मतलब का एक और शगुफा ले आए हैं केवल ये नाटक करने के लिए, जबकि आपके पास नंबर्स है नहीं। आपको पहले दिन से जब ये शुरू हुआ होगा तभी पता चल गया होगा। तो जिसने भी आपको तो क्या एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश हो रही है यहाँ पर? आपको लगता है एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश हो रही है? नहीं, एक और इनका झूठ सामने आ गया है, एक और पोल खुल गई है, इनकी नकाब एक बार फिर से हट गया है। नैरेटिव तो अब क्या ही बिल्ड करेंगे ये, महिलाओं को ऐसा थोड़ा कि बेवकूफ बनाया जा सकता है। ठीक है, सर्वेश जी ने जो बात रखी है वो सवाल कुमकुम जी से आगे चलकर लिया जाएगा, बट पहले पूजा जी को हम ज्वाइन करेंगे पैनल में। पूजा जी, सो सॉरी, आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ा। पूजा जी, जिस तरीके की अब स्थिति आकर खड़ी हुई है, और ये एक बड़ी बात है कि 12 साल में ये एक अमेंडमेंट है जो कि धराशायी हुआ एनडीए के राज में, या फिर ये कहिए कि एनडीए के इतिहास में। ऐसे में ये अब सिचुएशन जो आके खड़ी हुई है, क्योंकि इसको सरकार इस तरीके से दिखा रही है कि महिलाओं की हार हुई है, सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स की डिबेट्स तक, हम भी देखिए इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, यही हर जगह चर्चा है, महिलाओं की हार हुई, महिला आरक्षण बिल गिर गया। तमाम तो लोग ऐसे होंगे जिनको महिला आरक्षण बिल और अमेंडमेंट, जो ये कल अमेंडमेंट पर चर्चा हो रही थी, इसके बीच का अंतर भी नहीं पता होगा, लेकिन एक नैरेटिव कहीं ना कहीं सामने है सोशल मीडिया पर, महिलाओं की हार, महिलाओं के हार। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में हार है, या फिर ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है आगे आने वाले चुनावों में रखने के लिए या खेलने के लिए? देखिए, इसे सिर्फ हार कहना एक राजनीतिक रूप से आसान है, लेकिन वास्तविकता में इसे बहुत ही गहरी, अगर आप गहराई से देखते हैं तो ये मुद्दा महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक संतुलन से जुड़ा है, जहां जल्दबाजी नहीं बल्कि सर्वसम्मति जरूरी होती है। सबकी सहमति के साथ उसे आना जरूरी होता है। अगर एनडीए 2/3 बहुमत नहीं ला पाया तो इसका मतलब है कि सरकार ने अपनी संख्या का दुरुपयोग नहीं किया। बीजेपी ने हमेशा सहमति वाली पॉलिटिक्स की है, ना कि बुलडोजर लेजिस्लेशन की बात करी है हमेशा। और बुलडोजर हमेशा हम भी देखते हैं सिर्फ यूपी में ही चला है, उसको आप देश में नहीं चला सकते, या किसी की राय के ऊपर। यूपी के अलावा भी चला है पूजा जी, यूपी के अलावा भी चला है बुलडोजर, ऐसा नहीं है, बिहार भी चला, राजस्थान भी चला, मध्य प्रदेश भी चला। लेकिन सबसे ज्यादा यूपी में जो बुलडोज किया गया, चीजों को धराशायी किया गया, वो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी की राय के ऊपर बुलडोज नहीं कर सकते, चीजों को, अपनी चीजों को थोप नहीं सकते, उसमें सबकी सहमति के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। और रही बात महिला आरक्षण को लिमिटेशन से जोड़ने वाली, वो इसलिए जरूरी है कि ताकि सीटों का सही और न्याय संगत बंटवारा हो सके। अगर आज हम जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी से ये बिल पास होगा, तो कल यही विपक्ष इसे असंवैधानिक बता देगा कि इन्होंने बिना किसी की सहमति के बाद में ये सारी चीजें करी हैं। तो अब मैं यही कहना चाहूंगी कि आज सरकार को घेरा जा रहा है कि वही इनडायरेक्टली इसे बिल रोकने का कारण बने हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर 298 वोट आए हैं तो सवाल ये है कि बाकी के वोटों को किसने रोका है। इसके ऊपर हम अगर नजर दौड़ाएं तो हमें अपना जवाब बिल्कुल मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यानी कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप किसी की सोच को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, और जिसकी जो सोच है इसी वजह से वो लागू नहीं हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी की एक इमेज पर भी फर्क आया है? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि एक सिर्फ बयान है और एक राजनीतिक बयान है, इसमें इमेज पे फर्क हमें आज लग रहा है कि आज शायद बीजेपी की जो इमेज है वो डाउन हुई है, लेकिन 2029 में हम शायद देखेंगे बीजेपी की जो इमेज है वो नो डाउट और ज्यादा निखर करके सामने आएगी। और हो सकता है हम 2027 में ही देख ले, जब यूपी के इलेक्शन होंगे, कि कहाँ बीजेपी की इमेज है। जो महिलाएं वंचित हुई हैं, जिन महिलाओं को ये था कि ये बिल आएगा और उनको बहुत सारा फेवर मिलेगा, उनके लिए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ही चीजें हैं। तो ये कहना उचित नहीं लगता मुझे कि बीजेपी की इमेज डाउन हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे बीजेपी की जो इमेज है और भी ज्यादा बेहतरीन होगी। कुमकुम भारद्वाज जी से क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं? कुमकुम भारद्वाज जी से किसी नेटवर्क इशू की वजह से अभी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जल्द उन्हें रिकनेक्ट किया जाएगा। डॉक्टर रत्ना पांडे जी का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। पूजा जैन की बातें आपने रत्ना जी सुनी, एक लंबे वक्त तक यूपीए की सरकार भी रही है और 1996 में सबसे पहले महिला आरक्षण बिल लाया गया था,
और बार बार देखिए इसमें कुछ ना कुछ होते अभी भी 2026 में क्या स्थिति आकर खड़ी हुई, कैसे अमेंडमेंट धराशायी हुआ वो हमने देखा। ये क्या मुसीबतें आ रही हैं, क्या पेच फंस रहे हैं, आपकी भी सरकार रही, क्यों ये लागू नहीं हो पा रहा भाई? नहीं, पुरानी बातें छोड़ दीजिए। हमारी सरकार में एक्ट नहीं बना था, अधिनियम तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2023 में बनाया ना, रोड मैप भी दिया ना, तो लागू क्यों नहीं करते? अब तो 1 पॉइंट फोकस मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेवलप हो चुके हैं। 1 पॉइंट फोकस, आप जवाब दीजिए। 2023 में आप बिल की बात नहीं, अधिनियम एक्ट बना चुके हैं और 15 अप्रैल 2026 को बाकायदा कानूनी तरीके से नोटिफाइड हो चुका है। तो आज अगर आप इसे लागू नहीं करते तो आपकी नियत में खोट है। विपक्ष क्या करेगा? अरे भाई, आप ले आए तो इस्तेमाल तो करने दीजिए। बेमतलब की जलेबी बनाई जा रही है चारों तरफ, और इसी बात को देश की महिलाएं समझ चुकी हैं। अगर इनकी बात में दम होती, देश की महिलाओं ने इनके किसी भी इस प्रपंच को स्वीकार किया होता तो 2024 का नतीजा थोड़ी आता। ये तो 2023 में ले आए थे ना नारी बंधन। कितनी महिलाओं ने सपोर्ट किया? क्यों नहीं मिल पाई पूरी फुल मेजॉरिटी? आज फिर विपक्ष जवाब दे, यार काम आप करेंगे, सत्ता में आप है, जवाब मैं दूंगी। एक्ट बना लिया तो सबको लागू क्यों नहीं करते? 6 साल हो गए, मतलब 3 साल तो हो ही गए कंप्लीटली, आप मुझे नहीं दे रहे। अभी फिर 3 साल और एक्सटेंड करने के चक्कर में थे कि मैं 2029 में लगाऊंगा। क्यों भाई? बिना कंडीशन सारी चीजें पुरुषों को इस दुनिया में बिना कंडीशन मिलती हैं, महिलाओं के लिए इतनी कंडीशंस है। पहले डिलिमिटेशन हो जान दो, फिर जनगणना भी हो जान दो, फिर ये हो जान दो, फिर वो हो जान दो। क्या पता कल कोई और कंडीशन आ जाएगी। जो आज है वो आज मेरे हाथ में दे दो, कल बढ़ेगा घटेगा देखा जाएगा। इसमें क्यों नहीं मेरे देश के प्रधानमंत्री जी मेरे साथ देते? मैं बस इस बात से पूरी तरह परेशान। ठीक है, कुमकुम जी के पास फटाफट से आते हुए रत्ना जी आपसे कंटिन्यू करेंगे। कुमकुम जी भी कनेक्ट कर चुकी हैं। कुमकुम जी, आपने रत्ना जी की बातें उम्मीद है सुनी भी होंगी। बार बार दिक्कत आती है महिलाओं के हाथ में, देखा जाए तो अंत में कुछ भी नहीं आया है। महिलाएं एक बार फिर से खाली हाथ लेकर ही बैठी हुई हैं, जहां पर बड़े बड़े वादे तो किए गए लेकिन हाथ खाली रह गए हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें कंडीशंस लगाना, महिला आरक्षण बिल में कंडीशंस लगाना, इसको डिलिमिटेशन से जोड़ना एक गलती थी, या फिर कंडीशंस कुछ और होनी चाहिए थी, या कंडीशंस ना लगाते हुए इसको वाकई में तुरंत आपको लागू कर दिया जाना चाहिए था? क्योंकि अंत में महिलाएं के हाथ तो देखिए फिर से खाली रह गए ना। प्रियंका जी, महिला के हाथों में हम देने की ही तो बात कर रहे हैं। अगर 543 में मिलता तो सिर्फ 180 सीटें लोकसभा की रिजर्व होंगी, जो कि आपने 2010 में भी देखा है, राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा से इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ। वहां पे बहुत कुछ मुलायम सिंह यादव ने, लालू यादव ने अपना पक्ष रखा। और मुलायम सिंह यादव तो हम महिलाओं के लिए ये भी कहते हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। उनकी बहू कहती है, जो अखिलेश यादव के अपने अखिलेश यादव के पीछे उनकी बैठी हुई पत्नी सशक्तिकरण तक नहीं बोलती हैं, सशक्तिकरण बोलती हैं। आप सुन लीजिए रत्ना जी, एक आप सबसे बड़ी बात है कि आपको चुनाव लड़ना है। बेसिक चीज है, प्रोनाउंसिएशंस में मत जाइए। बीजेपी के भी तमाम नेता हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। मोदी जी का टकनी पोटली, रत्ना जी को टकनी पोटली नहीं पाते, योगी जी शिक्षा नहीं बोल पाते। क्लास 6 की प्रोनाउंसिएशन क्लास चल रही है यहाँ पर कि सबकी प्रोनाउंसिएशन चेक की जाएंगी। जब तथ्य न हो तो यही होता है। बेसिक प्लीज मुद्दे पर आ जाइए कुमकुम जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुद्दे पर आइए। रत्ना जी को यूपी से चुनाव लड़ना है, तो रत्ना जी को यूपी से जब चुनाव लड़ना है, पंचायत में भी महिलाओं का जो आरक्षण होगा वो बढ़ेगा। तो वो कैसे बढ़ेगा जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा? 1971 के जनगणना के आधार पे चल रहा है, 2011 भी नहीं तो 40 साल पूरा हो जाता है। तो हमने तो महिलाओं को विधानसभा में, पंचायत में, लोकसभा में, राज्यसभा में हर जगह पे देने की बात करी। इनकी सरकार ने आकर के जिस तरीके का विपक्ष ने आकर के हंगामा किया है, वो आप क्या समझती हैं? इन लोगों ने इन लोगों की समझ के अब 3 बार कहा कि मुझे यूपी से चुनाव लड़ना। आप सुनिए, वो हल्ला करेंगे ताकि पूरी की पूरी जो हमारा डिस्कशन है वो हंगामा मछली पेट चढ़ जाए। इनको इतनी समझ नहीं है, इनको इतनी समझ है कि विधानसभा में अगर इनको सीट एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए तो डिलिमिटेशन होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री के कान में आवाज जो गलती कर रहे हैं वो रत्ना जी सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, आप ऑब्जेक्ट कीजिएगा, सुन लीजिए।
जी कुमकुम जी, इस पे बोल ही नहीं रही है। मैं कह रही हूँ कि रत्ना जी को चुनाव लड़ना विधानसभा से। रत्ना जी के चुनाव को छोड़िए ना कुमकुम जी, नहीं होगा। सवाल के उत्तर पर आइए ना। मुझे तो लड़ना है, मैं तो प्रधानमंत्री मैं सवाल के उत्तर को दे रही हूँ, मैं आपके सवाल का उत्तर दे रही हूँ मोनिका जी। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, आई एम रिस्पॉन्डिंग ऑल योर कंसर्न्स ओनली। I am just responding all your concern, nothing here and there, nothing, no left and right. What I am trying to convey you that what I अब ये लीजिए, इनको पता है कि गलती कर दी, You are just trying to misguide us. इनको Don't try to be मीडिया over से smart बात here. नहीं करनी। You are just trying to पैनल misguide में all of discussion us. पे आप कुछ नहीं कर Talk on the कुछ नहीं कर पाएंगी, 2023 जनता ने आपको देख लिया। आप लोगों को ठगने का जो काम है वो जनता जानती है। आपको जनादेश न दिया है न जनता ठीक है, एक सेकंड। आपको लागू भी नहीं हुआ, बिना लागू हुए संशोधन में जा रहे हो। क्या फॉल्टी बनाया था? पॉलिसी फेल्योर है ये आपका। अगर लागू होने के पहले ही संशोधन में चले गए, ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं रत्ना जी। आपने भी जो सवाल किया उस सवाल का जवाब ले लेते हैं, कुमकुम जी को बोलने देते हैं। कुमकुम जी जी, मैं यही बात कर रही हूँ मोनिका जी कि अगर 543 पे अगर हमारा आएगा, जिस चीज की बात आज विपक्ष कर रहा है और पैनल में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, तो 180 सीटें लोकसभा की रिजर्व होंगी। रत्ना जी जैसी हमारे जैसे लोग जो विधानसभा से लड़ना चाहते हैं उसके लिए डिलिमिटेशन जरूरी है। 1971 के सेंसस पे चल रहा है, 2011 का भी अगर हम सेंसस उठाएंगे जो अपोजिशन के द्वारा ही कराया गया है तो भी 40 साल का वक्त हो रहा है। तो उसके बेसिस पे 2027 का यूपी का विधानसभा रत्ना जी लड़ सकती थी। आज जो पंचायतों में तो चुनाव होगा वहां डिलिमिटेशन होगा, वहां महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। बिहार में 50% का आरक्षण है, अब समझिए वो सीटें कितनी हो जाएंगी। तो जो महिलाओं को हमने देने के लिए तत्पर होकर के हम एक प्रस्ताव लेकर के आए, हम एक अमेंडमेंट लेकर के आए, उसको तो विपक्ष ने धाराशायी कर दी। तो आज इनके रत्ना जी यानी कि आपकी नियत पाक साफ थी, सॉरी कुमकुम जी, आपकी नियत पाक साफ थी। जो आप कह रहे हैं कि आपको सीटों का बंटवारा सही तरीके से होता, इसीलिए डिलिमिटेशन से जोड़ा गया। बट रत्ना जी का जो ऑब्जेक्शन है वो जरा सुन लेते हैं, उस पर जरा आप आंसर कीजिएगा। जी रत्ना जी, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ, मेरी बहन है कुमकुम जी, ये कह रही है हमें 180 मिलते। ठीक है, मैं ना जाती, मेरे जैसी कोई और एक मेरी बहन आज प्रतिनिधित्व करने के लायक होती? वर्तमान में जियो ना, अधिनियम बनाया है, ठीक है, दो लोगों को मिलता फायदा, मिलता कल को आगे चलते जो परिस्थिति आती वो मिलती, क्योंकि संविधान काटना। और मैं दूसरी बात करती हूँ, मेरे देश के गृह मंत्री ने कल संसद में कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए सीट बढ़नी चाहिए। भाई साहब, SIR में 5.5 करोड़ वोटर काट चुके हैं अभी तक। आप वोटर संख्या घटती जा रही है, यानी आज की तारीख में भारत की वोटर संख्या 2014 को मैच कर रही है वोटर काउंट। अगर 2-4 स्टेट में और हो गया SIR तो हम 2004 के वोटर काउंट पे पहुंच जाएंगे। MP आपको आज ही बढ़ाने हैं, क्या तमाशा है भाई? कल तो मोदी जी कह रहे थे मैं KG वाली गणित पढ़ाऊंगा, सॉरी अमित शाह जी ने कहा था मैं KG वाली गणित पढ़ाता हूँ, मैं तो KG से भी नीचे वाली गणित की बात कर रही हूँ। क्यों मुझे जो आज है वो मेरे रत्ना जी आंसर ले लेते हैं, फिर सर्वेश जी के पास जाएंगे और पूजा चंद जी भी कनेक्ट किए हुए हैं। 1 मिनट फटाफट उनसे आंसर ले लेते हैं। जी कुमकुम जी, ये कुछ भी कह रही है, ये कह रही है चलिए एक ही आदमी को मिलता लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये प्रियंका जी को देख करके संतुष्ट हो जाएंगी, ये सोनिया जी को देखकर संतुष्ट हो जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी की महिला किसी की बहन नहीं बैठी हुई है। जैसे लोगों का रास्ता खुलेगा तो आप भी संतुष्ट हो जाती हैं कि देश की राजनीति में नंबर ऑफ सीट्स बढ़े, प्रो राटा बेसिस तो बढ़ना चाहिए। बलात्कार में इंटरेस्टेड रहते हैं, पार्टी और घर बनवाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, परिवार चलाना आपकी पार्टी को आता नहीं। सावरकर और RSS वाले होमोसेक्सुअल प्लीज ये RSS वगैरह सब कुछ इंक्लूड मत कीजिए रत्ना जी। टॉपिक डिबेट प्लीज, रत्ना जी रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप इस तरीके से RSS वगैरह ये सब मत इंक्लूड कीजिए। डिबेट अपने टॉपिक से हटती है, प्लीज इधर उधर की बात मत कीजिए, सिर्फ टॉपिक पर रहकर ही बात कीजिए। प्लीज टॉपिक पर रहकर बात कीजिए रत्ना जी, रिक्वेस्ट है, टॉपिक पर ही रहकर बात कीजिए, ठीक है? इनको वर्च्यू ऑफ डिग्निटी प्लीज ठीक है, सर्वेश जी के पास आते हैं। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों शांत हो जाइए। ओके प्लीज, रत्ना जी रिक्वेस्ट है शांत हो जाइए। सर्वेश जी, अब जिस तरीके से अमेंडमेंट पारित नहीं हो पाया
क्या आपको लगता है कि नेशनल रिफॉर्म पर ये रीजनल पॉलिटिक्स की एक बड़ी जीत है? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ पर ऑब्जेक्शंस उठाए, संसद के पटल पर अपनी बातें रखी, बड़े स्तर पर रखी, और 2027 में अब चुनाव है, तो क्या ये आपको फायदा करेगा चुनावों में, जहाँ पर आप अपने नैरेटिव को या फिर अपनी बात को और अच्छी तरीके से रख पाएंगे? और मेरे परिवार प्लीज रत्ना जी, रिक्वेस्ट, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। सर्वेश जी आंसर। देखिए, बात ये है कि ये किसी चुनाव से जोड़ के देखे जाने वाला मुद्दा ही नहीं है, ये महिलाओं के वेलफेयर का मुद्दा है। और जब महिलाओं की बात आती है तो वो रीजनल और नेशनल होता ही नहीं है, महिला होती है, हर जगह होती है और सबके लिए लेकिन उतना ऐसा भी नहीं है ना इम्पोर्टेंट सर्वेश जी की कोई भी पार्टी इसको अपने चुनावी बयानों में या चुनावी रैलियों में, जनसभा में इस्तेमाल ना करे। आप देखिएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, तमाम नेतागण यही हैं, जब चुनावी सभाएं शुरू होंगी तो ये चर्चा जरूर होगी, ये हम सब जानते हैं। देखिए, बात यही है ना मोनिका जी, देखिए मैं बताता हूँ, विल जरूरी होता है बिल से। आपका अगर विल है, 1989 में ये पूरी विमेन रिजर्वेशन की शुरुआत कहां से होती है? एक विजनरी नेता होता है, 1989 में राजीव गांधी जी ले आते हैं लोकल बॉडीज के लिए 65th अमेंडमेंट बिल में। वहां उनकी कोशिश नहीं सफल होती है, लेटर ऑन नरसिम्हा राव जी के टाइम पे वो होती है सक्सेसफुल। आप जो चीजें करना चाहते हैं वो आप करते हैं, वो विल होता है। 2023 में जो होना था उसमें किसी ने अपोज नहीं किया, वो रीजनल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज हो, सबने एक स्वर में उसको सपोर्ट किया। वो नीयत बताती है कि अगर आपको करना होता आप कर लेते। अब आप कुछ भी बोले जा रहे हैं कि अब 71 का था, ये था, अरे सेंसस आ रहा था ना, आप कर लेते। आपसे बातें हवा में। अब गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी कास्ट सेंसस भी आ रहा है, हमने शुरू कर दिया है सेंसस, हमने अभी डिजिटल सेंसस 1 अप्रैल से शुरू हुआ है कहीं कहीं पे, वो बहुत नेसेंट स्टेज पे है। तो आप अगर, मैं फिर कह रहा हूं, 2011 की भी बात कर ले तो अभी हमें पहले सेंसस क्लियर होना चाहिए। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में 123वें 24वें नंबर पे या 26वें नंबर पे है इंडिया, 136 में। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, और हम उसको एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम शर्तें दे रहे हैं कि महिलाओं को हम रिजर्वेशन तब देंगे जब ये शर्त हो जाएगी, डिलिमिटेशन। हमें एक बिल विमेन रिजर्वेशन, नारी वंदन योजना को किसी और चीज से जोड़ के देखा ही क्यों जाना चाहिए उसको? वो एक, आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं। यहाँ पार्टीज ऐसी भी हैं, टीएमसी जैसी पार्टीज भी हैं। आज प्रधानमंत्री जी को आके टीवी पे बोलना चाहिए कि ऐसी पार्टी को जो बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के, कवर के 50% वैसे रिप्रेजेंटेशन दे रही महिलाओं को, उनको वोट दे दो बंगाल में, क्योंकि जहां बिल होता है वहां पे बिल की जरूरत ही नहीं होती। अब ये बिल 8:30 बजे क्या कहती है जब देश को संबोधित करेंगे पीएम, ये देखना होगा। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट फटाफट से मैं पूजा जी से लूंगी। क्या आपको लगता है पूजा जी 2029 के चुनावों में इन तमाम बातों का असर देखने को मिलेगा? लड़ाई इसके इर्द गिर्द जरूर होगी पक्ष विपक्ष के बीच? देखिए, बिल्कुल होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो 298 वोट पक्ष में आए हैं, वहीं विरोध में 230 वोट आए हैं, वो 230 वोट किसके हैं? डेफिनेटली इस पे डिस्कशन होगा, जैसे कि आज भी हो रहा है इस पे डिस्कशन। और इतना बड़ा सामाजिक बदलाव सिर्फ बहुमत से नहीं बल्कि सर्वदलीय सहमति से होना चाहिए, ये इस चीज को मैं एग्री करती हूँ। आज ये बिल रुक गया है तो ये असफलता नहीं कहेंगे, ये संकेत है कि देश में संतुलित और सोच समझकर फैसला लिया जा रहा है। डेफिनेटली आगे इस पे विचार होगा। और मैं आज फिर दोबारा कहूंगी कि नो डाउट बीजेपी को बहुत अच्छी बहुमत से डेफिनेटली उनकी ही सरकार बनेगी, दोबारा से उनका ही बोलबाला होगा। चलिए, आपने यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी है। अब ये भविष्यवाणी कितनी सच होती है, कितनी झूठ होती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ महिला आरक्षण बिल, उसके बाद ये विधेयक, जो संशोधन विधेयक था, वो राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ दिखा। अब ऐसे में नियत में कमी थी या नीति में, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल सीधी बात में बस